Yeah, today I have some important questions on English grammar. 20 क्वेश्चन है, उसे हम लोगों को विद आंसर है, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट कि ये जो इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत है वहां से इस बात को रखा गया है। यू विल गेट कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि द मिस्ट्री प्ले डील्स विद, जो मिस्ट्री प्ले है वो किसको डील करता है। अगर आपको याद होगा इन द वेरी बिगिनिंग इन इंग्लिश ग्रामर यू फाइंड मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस्ट्री प्ले किसको डील करता है, डील करने के लिए उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के मिस्ट्री प्ले लिखा जाता है। मिस्ट्री प्ले हमेशा जब भी डील किया हुआ है वो बिब्लिकल थीम को लेकर के, बाइबल से थीम को लिया गया है, स्पेशली उसमें जीसस क्रिस्ट की लाइफ को उसको लेकर के बात रखी जाती है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, द मिस्ट्री प्ले डील्स विद बिब्लिकल थीम्स। अब अगर यहाँ पर जो है दिया होता जीसस क्रिस्ट की लाइफ को तो हम उसके साथ भी जा सकते थे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिब्लिकल थीम, तो बिब्लिकल थीम में और जितने ऑप्शन है वो सारी चीजें आ जा रही है। बिब्लिकल थीम में या ह्यूमन और हेल का भी कॉन्सेप्ट है, मोरल वैल्यूज का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो द राइट आंसर इज व्हाट, द राइट आंसर इज कि द मिस्ट्री प्ले डील्स विद बिब्लिकल थीम। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिरेकल प्ले। शुरू में आया, तो शुरू में जब उसकी ओरिजिन होती है तो वो मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले के फॉर्म में आता है। और ये सारी चीजें आपको कब देखने को मिलेंगी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ये सब चीजें मार्केट में आ जाती है और रिनेशंस से पहले काफी हद तक ये स्टैब्लिश हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है या पूछा जा रहा है कि आखिर मिरेकल प्ले, जो मिरेकल प्ले है प्रिंसिपली डील विद द मिरेकल्स परफॉर्म। जो मिरेकल प्ले है वो अगर देखा जाए तो उसमें मिरेकल को दिखाया जाता है और ये मिरेकल किसका होता है। मिरेकल प्लेस प्रिंसिपली डील्स विद द मिरेकल्स परफॉर्म। जो मिरेकल प्ले है ये डील करता है किसके परफॉर्मेंस को डील करता है, स्टेट्स एंड स्टेजेस के, मैजिक का, सुपर नेचुरल पार्ट्स का, पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्चूज का। द मिरेकल प्लेस principally deal with the miracles performed by saints and sages। आंसर ये इज द राइट आंसर। हमेशा मिरेकल प्ले जिसको डील करता है वह किसकी लाइफ है, ये सेंट्स और सेजेस की लाइफ है ये। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या चीजें, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि मिरेकल प्ले किसकी लाइफ को डील करता है, द मिरेकल प्ले डील्स विद द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड सेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी मैन, जो एवरी मैन है इट्स अ फेमस प्ले। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले। तो एवरी मैन जो है एक फेमस प्ले है, कब आया है, एवरी मैन इट्स अ फेमस प्ले, इट केम इन 15th सेंचुरी। ये किसका एग्जाम्पल है, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट्री प्ले, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ मिरेकल प्ले, या इज इट द एग्जाम्पल ऑफ एंड इंटरलिंक। Every band, a famous play of the 15th century, it's an example of morality play। और एवरी बैड की खासियत यह है कि इसके आथर का नाम नहीं है, इसका आथर अननोन है। तो कभी अगर पूछा जाता हु इज द आथर ऑफ एवरी बैड, द आथर ऑफ एवरी बैड इज अननोन, इसके आथर का नाम हमें नहीं पता। फिर है कि विच इज नॉट अ पी इन जॉन हेवुड्स इंटरव्यू। जॉन हेवुड एक राइटर है, उन्होंने इंटरल्यूड लिखा। उन्होंने क्या लिखा, इंटरल्यूड लिखा। तो जो जॉन हेवुड है जिन्होंने इंटरल्यूड लिखा है उसके अपने वर्क रहे हैं जो पी से शुरू होते, उनके 4 पी है, जो उनके 4 पीस है उनमें से कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ पी इन जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड। जॉन हेवुड का जो इंटरल्यूड है, जो 4 पीस का एग्जाम्पल, उन्होंने 4 पीस लिखा हुआ था, उनमें से कौन है। द पामर भी उनका है, द पार्टनर भी उनका है, द पाइपर नहीं। आंसर सी इज द राइट आंसर, द पाइपर इज नॉट व्हाट, द पाइपर इज नॉट जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड 4। अब सवाल ये उठता है इंटरल्यूड क्या है। इंटरल्यूड इज अ लैटिन वर्ड। जो इंटरल्यूड है यह एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम होता है कि बिटवीन द प्ले। जब हम किसी ट्रेजिडी में कोई कॉमिक सीन डाल दे तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, इंटरल्यूड कहा जाता है। इंटरल्यूड इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बिटवीन द प्ले, particularly it refers to comic scene, something
आप कह सकते हैं जो मेन थीम है ट्रेजिडी का उससे अलग हट करके कोई कॉमिक सीन, फिगर सीन हैमलेट में है, मैकबेथ में आपका यू कैन जस्ट से कि डैगर सीन है। इस तरह के कुछ कॉमिक सीन डाल दिए जाते हैं जो मेन थीम से उसका मतलब नहीं होता है। तो ये चीजें तो जान ही उनका ये चीजें तो आई हैव डिफाइंड इंटरल्यूड, आई हैव डिफाइंड मिरेकल प्ले, आई हैव डिफाइंड मिस्ट्री प्ले, आई हैव डिफाइंड मोरालिटी प्ले, और उसके ये एग्जांपल एवरी मैन मोरालिटी प्ले का एग्जांपल है जिसके आकर का पता। नेक्स्ट है एन एपिलॉग इन अ प्ले। जो एपिलॉग है प्ले में एपियर्स वो कहाँ पे नजर आता है? एपिलॉग इज द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द थर्ड एक्ट, एट एनी स्टेज। हमेशा एपिलॉग जो है ड्रामा के अंत में यूज किया जाता है, और प्रोलॉग हमेशा शुरू में होता है। प्रोलॉग ऑलवेज इज द बिगिनिंग ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर। एपिलॉग इट ऑलवेज कम्स इन द एंड ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर। हमेशा कोई भी जो लिटरेचर का जो पीस है उसके अंत में एपीलॉग होता है, और शुरू में क्या आता है? शुरू में प्रोलॉग। हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। जो ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने कितना ड्रामेटिक यूनिटीज को, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको याद होगा अरिस्टोटल ने हमेशा बात की है थ्री यूनिटीज को लेकर के, टाइम, प्लेस और एक्शन का। तो जो ड्रामेटिक यूनिटीज है खास करके जो ग्रीक ड्रामा को लेकर के अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में बात किया, वो कितनी रही? वन सेंट्रल यूनिटी, टू ड्रामेटिक यूनिटीज, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज। तो सिक्स का सी इज द राइट आंसर। उन्होंने थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की है, और ये जो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज है उसमें क्या है? टाइम है, प्लेस है, एक्शन है। और एक्शन पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ है। एक्शन के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी हम ड्रामा लिखे या ट्रेजिडी लिखे तो वो प्योरली ट्रेजिक एक्शन उसमें होना चाहिए। अगर कॉमेडी लिख रहे हैं तो उसमें कॉमिक एक्शन ना हो। मतलब उन्होंने एक ऑर्डर लाइन बनाया कि if you write drama, if you talk about tragedy, in tragedy there should be only tragic action. There should not be the beginning of tragic and comic action. इसीलिए एक्शन पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि जैसा आपका जानरा हो, जैसा टाइप ऑफ ड्रामा हो, वैसे उसका एक्शन होना चाहिए, उसमें बिगनिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में शेक्सपियर ने अ, अपने ड्रामा में ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एक्शन को जगह दिया। उन्होंने एक नए तरह का ड्रामा लिखा। द फर्स्ट ट्रेजिडी, जो इंग्लिश की पहली ट्रेजिडी है, जिसका क्या नाम है? गॉर्बोडक। जो इंग्लिश का पहला ट्रेजिडी है गॉर्बोडक, उसका हमें पता है कि इसको लिखने वाले कौन रहे? टॉमस सैकविल है, टॉमस डाल्टन है। तो जो इंग्लिश का पहला ट्रेजिडी गॉर्बोडक है उसका एक और टाइटल दिया गया। उसका टाइटल क्या है? दैट इज द डी, फोरेक्स एंड फोरेक्स। वी नो इट वेरी वेल। द फर्स्ट ट्रेजेडी दैट इज गॉर्बोडक, उसका जो टाइटल है वो क्या है? फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। इट हैज बीन रिटन बाय हू? इट हैज बीन रिटन बाय थॉमस सैकिल एंड थॉमस डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इंग्लिश का कौन सा? फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी, इफ यू गो विद दिस आंसर तो दैट इज द राल्फ राइस्टर राइस्टर, रिटन बाय निकोलस उडल। निकोलस उडल का ये फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी है। राल्फ राइस्टर राइस्टर जो प्रॉपर एक्ट में डिवाइड है और सारी चीजों को लेकर के, so which is supposed to be the first regular comedy in English, that is Royster Royster, पूरा नाम है Ralph Royster Royster, written by Nicholas Udall. नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड। ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था? टाइम का डी इज द राइट आंसर। 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर बनाया गया था, और ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर की हिस्सेदारी थी। जब ग्लोब थिएटर जो है एक बार उस पर आग लग गई थी, उस समय वहां पे हेनरी एट्थ का, शायद आई एम मिसिंग, आई हैव अ लिटिल कंफ्यूजन, शायद हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस चल रहा था शेक्सपियर के प्ले का। तो ग्लोब थिएटर से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्लोब थिएटर को कब बिल्ड किया गया? 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया गया। इन विच प्ले इज देयर द अ कास्केट सीन। किस प्ले में, शेक्सपियर के किस प्ले में कास्केट सीन का जिक्र है? वी ऑल हैव रेड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, Merchant of Venice. Yes, sir. या द मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोगों ने Bassanio. पढ़ा है, या बैसानियों का, उसमें जो है इसका जिक्र है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एंड यू फाइंड दैट कि जो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जिसमें इसका जिक्र किया गया है,
और भी सीन है। शेक्सपियर ने अपने प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स हमेशा उन्होंने जो है, जैसे इसी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ट्रायल सीन है, जब उसमें बैसानियो उसका एंटोनियो का ट्रायल होता। तो देर आर सम इम्पोर्टेंट सीन। ऐसे ही शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, उसमें जो है बिगनिंग सीन है जिसमें थ्री विचेस का एंट्री है, उसमें सिली पॉकिंग सीन है जिसमें लेडी मैकबेथ मैड हो जाती है, डैगर सीन है, डैगर सीन के अलावा बैंकेट सीन है, सो मेनी सीन्स यू फाइंड हैमलेट में आपका ग्रेव डिगर सीन है। सो दीज थिंग्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, दीज लाइफ आकर ये करें। लाइफ इज अ टेल, जीवन एक ऐसी कहानी है जो किसी मूर्ख ने गढ़ी है जिसमें केवल झंझावते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये शेक्सपियर का है। उनके किस प्ले में उन्होंने जिक्र इसका किया है? मैकबेथ में। ये जब एक्ट फिफ्थ चलता है, उस एक्ट फिफ्थ में जब मैकबेथ बहुत परेशान है, तो उस हालत में ये बातें मैकबेथ खुद कहता है। एडिशन से ट्रेजिडी कैटो हैज बीन कॉल्ड, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यू माइट हैव रेड, लेकिन बहुत पॉपुलर इस तरह से नहीं आया, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट है। एडिशन की जो ट्रेजिडी है कैटो, कैटो जो है जोसेफ एडिशन की ट्रेजिडी है। और ये जो कैटो है, कैटो रोमन किंग था जिसने उसको अपने साम्राज्य को खुद ही बर्बाद किया था, उसको लेकर के उन्होंने इस पे बात बताई है। तो वो कहते हैं कि इसको और क्या नाम दिया गया, कैटो को और क्या नाम दिया गया। कैटो इज नोन एज द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी, इसको इंग्लिश ट्रेजिडी की कब्र के रूप में जाना जाता है। कैटो इज नोन एज द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड। जो ड्राइडन है, ये हीरोइक ट्रेजिडी इन्होंने लिखा। ड्राइडन का जो एज है रिस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। वो एक बड़े राइटर थे जो सटायर, पॉलिटिकल सटायर लिखे हुए हैं, सैलमेंड, एची टॉफेल। इसके अलावा उनका जितना भी हीरोइक ट्रेजिडी रहा उनमें से एक था आपका ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव का एक और टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये किस पर आधारित है? शेक्सपियर के प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। और एक इसमें लिखी गई है ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई, वरना मोस्ट ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडीज आर रिटन इन हीरोइक कपलेट। ज्यादातर हीरोइक ट्रेजेडी हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, लेकिन यही एक ऐसा है जो किस पे लिखी गई है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये शेक्सपियर के इस पर आधारित है। ड्राइडेंस मैक पैक्टो इज अ सटायर। जो ड्राइडेंस का मैक पैक्टो है ये सटायर है। थॉमस आर्टवेक को लेकर के, कॉन्ग्रीव को लेकर के, शैडवेल को लेकर के, वाइकल शैडवेल को लेकर के। ड्राइडेंस का जो मैक पैक्टो है इट्स अ सैटिरिकल पीस ऑफ लिटरेचर, और इसमें वो शैडवेल को जो है काफी हद तक अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ बास्ट इन इंग्लिश। जो ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ बास्ट है इंग्लिश में वो कौन है? शेक्सपियर ने ज्यादा बास्ट लिखा, मिल्टन ने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा, डैनियल ने लिखा। बेन जॉनसन पहले लाउरी रहा है। तो हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ बास्ट इन इंग्लिश लिटरेचर? बेन जॉनसन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्टन बारोड द थीम ऑफ कॉमर्स। मिल्टन ने जो थीम ऑफ कॉमर्स है उसको उन्होंने कहाँ से बारो किया? होमर से, एलियड, होमर से ओडिसी, वर्जिल से एनीड, स्पेंसर से एनिसीड। वर्जिल के एनीड से उन्होंने उसको बारो किया। वर्जिल का एनीड लिटरेरी एपिक है, इसको सेकेंडरी एपिक भी कहा जाता है, और ये जो है 12 किताबों में डिवाइड है। अजीज सिंह तो जो उनका कॉमर्स है वो उन्होंने वर्जिल के एडिट से लिया है, कवर किया। इन विच लिटरेरी एज डिड पोएटिक प्लेस बिकेम पॉपुलर? पोएटिक प्लेस किस एज में ज्यादा पॉपुलर हुआ? एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज में, ऑगस्टन एंड रेस्टोरेशन एज में, रोमांटिक एंड विक्टोरियन। पोएटिक प्लेस ज्यादातर रोमांटिक और विक्टोरियन एज में। खुद जो है टेनिसन ने बहुत सारे पोएटिक प्ले लिखे हुए हैं। इवन अगर आप देखेंगे पीवी शेली ने काफी प्रामिता सन पाउट और तमाम लिरिकल ड्रामा उन्होंने लिखा हुआ है। वर्dsworth का द बॉर्डर्स करके रहा है। बॉर्डर ये जो फेमस है वो पोएटिक प्ले की रिवाइवल के लिए फेमस है, लेकिन ज्यादातर पोएटिक प्ले जो है वो कब आया हुआ? रोमांटिक और विक्टोरियन एज के अंदर, कि वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन उसमें ज्यादा काम
Who knows the world may end tonight? कौन जानता है कि आज ही दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिस लाइन इज कोटेड फ्रॉम, ये लाइन ली गई है, कहाँ से ली गई है? रैबी बिन एजरा, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम है। इवलिन होप, ये भी उन्हीं का पोयम है। द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी उनका पोयम है। यूलिसिस तो जो पोयम है ये हार्डी का है, नॉट हार्डी बट टेनिसन का है। लेकिन ये लाइन द लास्ट राइड टुगेदर से ली गई। हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, कौन जानता है कि दुनिया आधी फना हो जाएगी। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल आकर्स इन शाह, करें जो फ्रेज है डॉन जुआन इन हेल, ये जीबी शाह के किस प्ले में आकर होता है? मैन एंड सुपरमैन। तो मैन एंड सुपरमैन जीबी शाह का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। इसके अलावा उन्होंने प्रॉब्लम प्ले को काफी हद तक पॉपुलराइज किया। आज भी करते। क्वेश्चन नंबर 20 है राइडर्स टू द सी, अ वेरी पॉपुलर वर्ड एक्चुअली। जो राइडर्स टू द सी है, अ वेरी पॉपुलर वर्ड एक्ट ट्रेजिडी, ये पॉपुलर वर्ड एक्ट ट्रेजिडी है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसके राइटर का नाम। इसको किसने लिखा? जेएम सिंह ने लिखा। जेएम सिंह आयरिश ड्रामेटिस्ट थे और डब्ल्यू बी येट्स के कहने पर इन्होंने आयरिश पार्क, आयरिश कल्चर, आयरिश बीच को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ लिखा। सो टुडे आई हैव ओनली कवर्ड 20 क्वेश्चन। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड कि इस तरह के क्वेश्चन हमें लेके आना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, तो प्लीज गिव योर फीडबैक। क्योंकि लेक्चर तो ठीक अपनी जगह तो चल ही रहा है, लेकिन इससे भी रिलेटेड इफ यू नीड टू मोर एंड मोर, यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक इन। सर एपिलॉग और प्रोलॉग में डिफरेंस क्या है सर, बता दीजिए। प्रोलॉग हमेशा जो है शुरू में आता है, एपिलॉग ड्रामा के लास्ट में। सर एपिलॉग में होता क्या है, मतलब वो कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन होता है या फिर क्या? इंट्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं, जितना भी वो एक अलग ऐड किया जाता है, एपिलॉग एक अलग पार्ट होता है ड्रामा का। जितनी भी चीजें हम ड्रामा में 5 एक्ट तक देखते हैं, 3 एक्ट तक देखते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट जैसा वो होता है। कंक्लूडिंग पार्ट जिसमें राइटर खुद अपनी व्यूज को ज्यादातर शेयर करता है। जो भी ड्रामेटिस्ट होता है वो अपने व्यूज को उस पर काफी हद तक किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे सेंट जोन अगर आप पढ़े होंगे, तो सेंट जोन में एपिलॉग को जोड़ा गया, सर रखा। कैंटरबरी टेल्स में भी तो। कैंटरबरी टेल्स में प्रोलॉग है, एपिलॉग नहीं। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का नाम। यस सर, जहाँ यस सर। एपिलॉग वो प्रोलॉग है। प्रोलॉग जो होता है इंट्रोडक्टरी होता है, एपिलॉग हमेशा कंक्लूडिंग होता ओके सर। है।